हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है 8th क्लास के लिए होगी और इसमें हमने भूगोल की बुक जो स्टार्ट कर रखी है। लेसन हमारा जो है वो 6th लेसन चल रहा है। 6th लेसन की एक वीडियो पहले बन चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए। और उस वीडियो के अंदर हमने जनसंख्या घनत्व से लेकर के और हमने जनसंख्या परिवर्तन तक की बात की थी, जिसमें हमने जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक जो हैं उनका अध्ययन कर लिया था, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों के तीनों कारक आ चुके थे भाई। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास किस प्रकार जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर की। जन्म दर होता क्या है, किस प्रकार देखी जाती है। तो जन्म लेने वालों की जो संख्या होती है ना, वो जन्म लेने वाले की जो संख्या होती है प्रतिशत में, वो जन्म दर कहलाती है। किस प्रकार देखेंगे हम इसको, कहता है कि 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वालों की संख्या, जो जन्म लिए और वो क्या है, वो जीवित हैं, जीवित जन्म लेने वालों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है भाई। ठीक है, इसमें देख लो एक बार, बुक में दे रखा है 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या द्वारा मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मृत्यु दर की। मृत्यु दर में भी यही दे रखा है कि 1000 व्यक्तियों पर, मृत्यु दर के अंदर भी यही सेम है कि 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या भाई। ठीक है, मरने वालों की संख्या जो होती है ना, वो मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कारक है अपना प्रवास। प्रवास में क्या है, प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है ना, तो उसको कहते हैं प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। आगे बात समझ में। ठीक है, मान लीजिए आप लोग जो है हरियाणा के अंदर रहते हैं और आप अगर किसी काम से दिल्ली चले गए और वहीं पर रहने लग गए हैं, तो क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करते हैं या ये परिवर्तनों किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए, जन्म दर यानी कि जन्म लेने वालों की मान लो संख्या बढ़ जाए, जन्म दर क्या हो जाए, उच्च हो जाए, और मृत्यु दर जो है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, तो जनसंख्या में क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ोतरी होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि मृत्यु दर जो है वो अधिक है और जो जन्म दर है वो क्या है, वो कम है, तो क्या होगा, जनसंख्या कम हो जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या घटने लगेगी, बढ़ने की बजाय जनसंख्या घटने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब है ना जन्म दर और मृत्यु दर से जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है ना, उसको बोला जाता है प्राकृतिक वृद्धि भाई। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा। अब प्रकृति का इसमें क्या है कि देखिए कि कहा जाता है कि ना तो जन्म हमारे वश में है और ना ही हमारे वश में मृत्यु है। ठीक है, ये तो प्रकृति के 2 नियम है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होनी है भाई। ठीक है, तो ये कहता है इन दोनों कारकों के द्वारा जब जनसंख्या में कोई परिवर्तन होगा ना, उसे कहा जाता है प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें यहां तक दे रखा है, आगे देखिए, आगे इसमें दे रखा है कि प्रवास क्या होता है। प्रवास के बारे में हमने पढ़ लिया, परिभाषा जान ली। प्रवास के बारे में जानेंगे कि प्रवास जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्प्रवास और दूसरा होता है भाई अप्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़ता है, स्थान छोड़ता है। ठीक है, और अप्रवास का मतलब होता है जब कोई स्थान किसी स्थान पर आता है, यानी कि किसी नए स्थान पर आना, स्थान पर आना भाई। ठीक है, अप्रवास कहलाता है। अप्रवास यानी कोई आता है। ठीक है, उत्प्रवास यानी कि जैसे किसी को हम भगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो होगा जाना। यहां से क्या है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आप हरियाणा में रहते हैं और आप जो ये हो गया दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, आप अगर हरियाणा से को छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो हरियाणा से जो छोड़ करके गया है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उत्प्रवासी, यानी कि उत्प्रवास है। उसने क्या किया, उसने हरियाणा छोड़ दिया है। और अगर वो दिल्ली गया है तो वहां पर उसे क्या बोलेंगे, हम अप्रवासी बोलेंगे, क्योंकि वो वहां जाकर के बसा है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, वो अप्रवासी होगा।
और जहां से वो गया है ना वहां पर क्या होगा, वो उत्प्रवासी होगा भाई। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आगे बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। जनसंख्या संगठन, इसके बीच में जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप दिखा रखा है यहां पर बीच में। इसके अंदर बस यही बता रखा है कि किसी भी देश के अंदर जो जनसंख्या होती है ना वो किसी देश के अंदर तो बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है, जैसे इसने बोला कि विश्व के अंदर कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि जो है ऊंची होती है और कई देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इनके बारे में हम इसमें जनसंख्या संगठन के में जानेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और यहाँ पर हम पता करते हैं, देखिए कि हमारे किस काम आता है। जनसंख्या संगठन के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश मतलब भारत लगा लीजिए, वहां पर रहने वाली जो जनसंख्या होती है ना भाई, उस जनसंख्या में कितने व्यक्ति हैं यानी कि टोटल। ठीक है, उसके बाद उसमें लिंग संगठन के बारे में जानते हैं, मतलब कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, उसके अंदर हम साक्षरता को जानते हैं, यानी कि पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आयु को जानते हैं कि यहाँ पर किस आयु वर्ग के जो है व्यक्ति सर्वाधिक पाए जाते हैं और किस आयु वर्ग के कम पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर कहता है कि व्यवसायिक संरचना भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कौन व्यक्ति किस कार्य के अंदर लगा हुआ है। तो इन सभी बातों के बारे में जानना, जनसंख्या की इन सभी विशेषताओं के बारे में जानना क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। और इसके अंदर हम इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं हम। तो यहां पर कहता है देखो भाई कि जनसंख्या संगठन में है ना क्या बनता है, जनसंख्या संगठन में एक आकृति बनाई जाती है। ठीक है, आकृति बनती है, उसमें क्या होता है, उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। ये आधार हो गया उसका, उसको दो हिस्सों में बांट दिया हमने एक लाइन लगा करके। इसमें क्या होता है, बायां भाग जो होता है ना पुरुषों का होता है, ये पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर दिखाई जाएंगी महिलाएं। ठीक है, इस प्रकार बनता है ये, बायां भाग पुरुष का, दायां भाग महिलाओं का। यहाँ पर क्या दिखाया, लिंग हो गया ना, पता चल रहा है हमें कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। उसके बाद यहाँ पर डाला जाता है दूसरा आयु, इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। आयु का मतलब क्या है कि 0 से जो 5 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 5 से 9 वर्ष के बच्चे कितने हैं, फिर उसके बाद 10 से 14 साल के बच्चे कितने हैं, उन सभी का क्या बनता है, आंकड़ा बनता है। और उसके हिसाब से जो उनकी संख्या होती है ना, उसके हिसाब से ऐसे एक पिरामिड बनाया जाता है। इसकी आकृति जो होती है पिरामिड जैसी होती है, इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। मान लीजिए वो इस प्रकार का पिरामिड बनता है। ठीक है, इस पिरामिड का फायदा क्या होता है कि इसको देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि वहां पर कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और वो किस आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं, जिससे हमें उस देश के अंदर आगे की जो नीति तैयार करनी है अर्थव्यवस्था से संबंधित, वहां से लेकर के और उस देश का अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैं यहाँ यही से बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें है ना ये 3 प्रकार के पिरामिड दिखा रखे हैं भाई। यहाँ पर देखो पहला है किस देश का, केन्या। ठीक है, केन्या जो देश है ना उसका पिरामिड दिखा रखा है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि देखो इसके अंदर ये जो आधार है ना, आधार चौड़ा है, ये आधार चौड़ा है। यहाँ पर भी पुरुष भी अधिक नजर आ रहे हैं और महिलाएं भी अधिक नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे ना ये सीढ़ी नुमा जो आकृति है ना पिरामिड की, ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो यहाँ से कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि देखो भाई जन्म दर तो ऊंची है, यानी कि 0 से 4 और 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं ना वो अधिक है यहाँ पर, मतलब लड़कियां भी अधिक है और लड़के भी अधिक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20 से 24 साल के बच्चे ना बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर है ना मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर अधिक है। यहाँ पर जन्म दर अधिक है, यहाँ पर मृत्यु दर अधिक है, जिसके कारण क्या होता है कि आगे चल करके कुछ बच्चे बचते हैं और आगे चल करके जनसंख्या बिल्कुल कम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो यहाँ पर मृत्यु दर भी अधिक है और जन्म दर भी अधिक है। उसके अंदर हमें पता चलेगा कि युवा आश्रित वर्ग, यानी कि युवा आश्रित वर्ग का मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको भी बता देता हूँ एक बार। देखिए जनसंख्या को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होती है आश्रित जनसंख्या
और एक होती है भाई कार्यशील जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या मतलब होता है जो किसी पे निर्भर होती है। इसमें ना एक तो बच्चे आते हैं 0 से 14 साल के बच्चे, और एक आता है 59 साल से ऊपर के वृद्ध। ठीक है ना, 3 आयु वर्ग बनाते हैं हम, एक 0 से 14, एक होता है 15 से 59, और एक होता है 59 साल से ऊपर के, जिनको हम वृद्ध बोलते हैं। 15 से 59 में आते हैं प्रौढ़, यानी कि वयस्क जो होते हैं, ये होते हैं कमाने वाले। ठीक है, कोई ना कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं। 0 से 14 के बच्चे होते हैं, 59 से ऊपर के रिटायर और वृद्ध व्यक्ति होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों आश्रित होते हैं। किसके ऊपर, इस जनसंख्या के ऊपर ये क्या होते हैं, आश्रित होते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहता है कि इस पिरामिड से हम ये भी देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर 59 साल के जो है ना, यहाँ पे 50 से 54, 55 से 59 के यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल कम है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अधिक हैं, लेकिन बीच में जो कमाने वाले हैं वो भी बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरी पिरामिड की। दूसरा पिरामिड देख लो, यहाँ पर क्या है भाई, देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर के आधार ज़्यादा चौड़ा नहीं दिखा रखा है, लेकिन फिर भी अधिक है। यहाँ पर आगे देखो, आगे चल करके यहाँ पर यहाँ तक है ना जो आधार क्या है, चौड़ा है, यानी कि 40 से 45 साल तक के है ना जो आधार लगभग चौड़ा है, लेकिन आगे चल करके कम हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर कहता है कि जनसंख्या अधिक है और युवा वर्ग तो बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी कि 25 से 29 साल तक के तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, यानी कि आगे चल करके इस देश के अंदर काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और आगे चल करके होने वाली भी है, क्योंकि यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, और यहाँ पर कम है, इसका मतलब क्या है कि मृत्यु दर भी जो है 65 से ऊपर जो है वो बहुत ऊंची पाई जाती है। ठीक है, मरने वालों की संख्या भी अधिक है। इस प्रकार के जो पिरामिड है ना वो भारत में बनते हैं। और भारत की जनसंख्या में क्या है, भारत की जनसंख्या में जो युवा वर्ग है ना भाई, वो सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि कमाने वालों की संख्या भारत में बहुत अधिक है। ये अच्छी बात है कि कमाने वाले जो है बहुत अधिक है, आश्रित ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरे पिरामिड की, जो जापान का है। इसमें क्या देखो, आधार बिल्कुल पतला दे रखा है ना, बिल्कुल पतला, बीच में से यहाँ पर मोटा है और उसके बाद यहाँ पर मोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर है ना जन्म दर तो बिल्कुल ही कम हो गई है। ठीक है, लेकिन पहले जो जन्म दर अधिक थी उससे क्या है कि जो युवावस्था है ना, युवा जनसंख्या वो ज़्यादा है यहाँ पर भी ज़्यादा है, लेकिन आगे चल करके जनसंख्या बहुत कम होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर मृत्यु दर भी क्या है, बहुत कम पाई जाती है। तो ये जो पिरामिड होते हैं ये हमें किसी भी देश की जानकारी प्रदान करते हैं भाई, जो जनसंख्या संगठन से जुड़े हुए हैं। जो अब हम लास्ट निष्कर्ष पर आते हैं, और उसके अंदर यही है भाई कि देखो जो जनसंख्या होती है ना, जो मानव संसाधन होता है वो प्रत्येक देश के लिए ज़रूरी होता है। उसके बिना कोई भी जो देश है विकसित नहीं हो सकता, विकास नहीं कर सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है, और इसके साथ में जो हमारे जो भूगोल की बुक है ना 8th क्लास की, वो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद कोई लेसन नहीं है। इसमें टोटल लेसन 6 थे जो कि मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने का कोई भी लेसन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, चैनल के अंदर एक प्ले लिस्ट दे रखी है, उस प्ले लिस्ट में आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी 8th ज्योग्राफी की। जब भी आपका मन करे उनको निकाल करके जरूर देखें। थैंक यू भाई।